जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया कि जिस प्रकार एसएससी एमटीएस ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उसी प्रकार बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो आज से हम लोग इस चैनल पर सीरीज चालू करने वाले हैं बायोलॉजी के वो सभी प्रश्न जो आपके एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए थे। पहले 2022 के कवर करेंगे, ठीक जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे। उसके बाद 2021 के सभी बायोलॉजी के जितने प्रश्न पूछे गए आपके, फिर 2020 के इसी हिसाब से सीरीज चलती रहेगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा, परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को फिर ब्लैंक दिया के रूप में नामित किया जाता है। कहने का मतलब कह रहा है परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को फिर ब्लैंक दिया के रूप में नामित किया जाता है। उनको क्या नाम दिया जाता है? पहला लिखा है गाल की कोशिकाएं, फिर लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, फिर लिखा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं और फिर लिखा है ऑटोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कहने का मतलब ये परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? पहला ऑप्शन लिखा है रोटी, इस पर उग सकता है, बिल्कुल बात सही। दूसरा लिखा है अचार, इस पर भी उग सकता है। फिर लिखा है चमड़ा, इस पर भी उग सकता है। फिर लिखा है कपड़े, इस पर भी। कवक का मतलब होता है फफूंदी। अब आप खुद समझिए, फफूंदी जो लग जाती है वो कहाँ कहाँ, रोटी में भी लग जाती है, ज़्यादा दिन रखी रहेगी तो अचार में भी फफूंदी पड़ जाती है, सब लोग जानते हो, चमड़े में भी और कपड़े में भी, यानी चारों इसके पॉइंट सही हैं। अब हम लोग विकल्प देखते हैं। पहला लिखा है पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें चौथा नहीं दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ केवल पहला दूसरा, ये भी गलत। फिर लिखा पहला तीसरा, ये भी गलत। और फिर लिखा पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी जो कवक होता है आपका वो रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़े सब पर उग सकता है। आई होप आप पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपने नहीं लाइक किया तो फटाफट से लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है मानव शरीर का सामान्य तापमान फिर ब्लैंक दिया होता है, यानी जो मनुष्य का शरीर है उसका सामान्य तापमान कितना है होता है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर 34 डिग्री। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान पूछा गया और ये दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तब आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि जो आपके ताप के मात्रक हैं, ध्यान से समझिए बात को, ताप के मात्रक होते हैं पूरे 5। कितने होते हैं? 5। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन, एक होता है रैंकिन, एक होता है र्यूमर। तो 5 पूरे तापमान के मात्रक होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमन, रैंकिन। ठीक, अब आप ये समझिए, आपसे यहाँ तो ऑप्शन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, बाई चांस डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ दे या केल्विन में पूछ दे, तो उसके लिए देखो ध्यान से, एक फार्मूला होता है C/5 इक्वल F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक, ये फार्मूला होता है, होते और भी हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप इन 3 को अच्छे से समझिए। यानी अगर आपको किसी भी वस्तु का या मनुष्य का किसी का भी आपको अगर टेम्परेचर निकालना है, जैसे C/5 F-32/9 K-273/5, यानी डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। जैसे मनुष्य के शरीर का जो तापमान है कितना दिया गया? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे पूछ दिया जाए कि यही आप फ़ारेनहाइट में बताइए कि मनुष्य का टेम्परेचर शरीर का कितना होता है। अब देखो, ऐसा हल करने के लिए तो आप ये तो जानते हो, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है कितना होता है? 37। तो आप इस सी की जगह पर यहाँ पर आप 37 रख दीजिए और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जो भी मान आएगा वो होगा फ़ारेनहाइट में। आता कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी आप बात रखोगे, जो डॉक्टर होते हैं जब हम लोग अपना बुखार का टेम्परेचर चेक कराने जाते हैं तो वो जो थर्मामीटर होता है वो मापता है आपका किसमें? फ़ारेनहाइट में। बहुत से लोग ये गलती कहते हैं, पूछते हो कितना बुखार, तो कहते हैं 101 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो आप, 101 डिग्री सेंटीग्रेड में मर जाएगा व्यक्ति। नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो होता है आपका फ़ारेनहाइट में। मात्रक पर विशेष ध्यान। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं 101 बुखार था, तो ये तो चल सकता है 101 या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन अगर किसी ने सेंटीग्रेड बोल दिया तो समझ लो काम गलत। 100 डिग्री में जल उबलने लगता है, आपका खौलने लगता है, 101 में आदमी मर जाएगा। समझ गए बात को? अब देखो, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, ध्यान से समझो। जैसे हमने आपसे कहा ये C/,
कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे से समझो। C/5 इक्वल F माइनस 32/9। अब हमने आपसे कहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा, तो C की जगह कितना रख दीजिए आप 37/5 इक्वल ये हो जाएगा F माइनस 32/9। ठीक, आप नोटबुक में साथ से नोट कीजिए, या जब हम पूरा सॉल्व करते तो आप नोटबुक में इसी प्रकार की इसकी कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए। अब होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 9 को गुणा 37 में कराओगे तो 9 × 7 63 हो जाएगा, 3 हासिल 6 हो जाएगा, फिर 9 × 3 27, 27 और 6 कितना होता है 33, तो यहाँ 333 आ जाएगा। ठीक, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो उधर हो जाएगा 5F माइनस 32 का गुणा 5 में करोगे तो 5 × 2 10 यानी 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 × 3 15 और 1 हासिल का 16, यानी आ गया 333 इक्वल 5F माइनस 160। अब इसको यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। अब जब आप 160 इधर लाओगे तो 333 प्लस 160 हो जाएगा और इक्वल में क्या है 5F। अब 333 और 160 को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 493 इक्वल 5F। आप इतने में ही समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो ये कितना हो गया, इक्वेशन आपकी आ गई, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। आपका आ गया 5F इक्वल 493। अब F 5 का आप इसमें भाग दीजिए, तो जब काटोगे तो F इक्वल इधर साइड में देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो हो जाएगा 45, कितना बचा 4 43 हो गया, 5 8 40, 3 बचा 30 हो गया और 6 5 6 30। समझ गए ना बात को। कहने का मतलब जब आपने 5 से 493 को काटा तो 98.6, अब ये आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो मनुष्य के शरीर का जो साधारण ताप होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब भी बुखार होता है हम लोगों को तो इसी में टेम्परेचर आगे बढ़ता है यानी फ़ारेनहाइट में। तो ये है इसकी कैलकुलेशन। अब किसी का भी आपसे पूछे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि सामान्य ताप डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 37। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे ही अगर केल्विन में निकालना हो तो उसी फार्मूले का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। कह रहा है कौन सा वो विटामिन है जो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। पहला ऑप्शन लिखा है विटामिन सी, फिर लिखा है विटामिन बी, फिर लिखा है विटामिन ए, विटामिन डी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है वो त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर लिखा है, जीव विज्ञान में फिर आईवीएफ शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा। तो देखो समझ लो आप, बायोलॉजी में आईवीएफ का मतलब होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, एफ का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। अब आप ऑप्शन में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन ढूंढिए, किसमें लिखा है, इसमें नहीं है, इसमें बी में है, तो बी इसका सही हो जाएगा। समझ गए बात को। देखो एक पॉइंट भी अगर आपको सही से याद है किसी भी क्वेश्चन का, जैसे जीव विज्ञान में कह रहा है आईवीएफ का शब्द पूर्ण रूप क्या है, तो आईवीएफ में जो एफ होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं है, ना तो सी में ना तो डी में, बाकी आपको नहीं भी पता है तब भी काम चल जाएगा। वैसे आप पूरा याद कर लीजिए कि जीव विज्ञान में आईवीएफ का होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर बात, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे ब्लैंक कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन और 10th स्टैंडर्ड का है एक तरह से। लिखा पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कहते हैं, तो सब लोग जानते हो पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन लिखा है कोशिका द्रव्य नहीं होगा, फिर लिखा है जैंथोफिल नहीं होगा, फिर लिखा है क्लोरोफिल। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर लिखा है क्लेडोफिल, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपके 10th लेवल के हैं, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखो विटामिन सी जो है आपकी, ये हमेशा खट्टी चीज़ों से ज़्यादा मिलता है। अब देखो नींबू, खीरा, आलू और गाय का दूध, इनमें आपको खट्टी चीज़ कौन सी दिख रही है, तो नींबू सही हो जाएगा। ठीक, जरूरी नहीं ऑप्शन में नींबू दे, कोई भी नींबू की जगह पर खट्टी चीज़ दे सकता है। तो आपको फोकस क्या करना है, जो विटामिन सी होता है वो खट्टी चीज़ों में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर लिखा है, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में। बाकी इसका
4 ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में दिए होंगे, वहाँ चेक करते हैं। फिलहाल में आप याद कर लीजिए क्या कि कोशिका के कह रहा किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो वो होता है आपका केंद्रक में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या इसके ऑप्शन क्या लिखा। पहला ऑप्शन लिखा है कोशिका द्रव, फिर लिखा केंद्रक, फिर लिखा कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली। तो उधर ही हमने बता दिया था क्या कि केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर लिखा हुआ है कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तने और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी। पहला ऑप्शन लिखा है पायरेनकाइमा, फिर लिखा है कोलेनकाइमा, फिर लिखा है फ्लोएम, फिर लिखा है जाइलम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, आपने कक्षा 10 में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। कह रहे कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तने और पत्तियों तक पहुँचाने के लिए उत्तरदायी, तो वो होता है जाइलम। जाइलम का काम होता है कि ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के काम आता है। कौन? जाइलम। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर लिखा हुआ सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज फिर खालिस्तान ने 1665 में की थी। तो कार्क के कोशिकाओं की खोज की थी आपने किसने? रॉबर्ट हुक ने। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा एडवर्ड जेनर, गलत हो जाएगा। फिर लिखा रॉबर्ट हुक, बिल्कुल बात सही। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी कह रहा है कार्क की कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर लिखा हुआ फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? पहला लिखा है ब्रायोफाइट, फिर लिखा है फाइनरोगैम, फिर लिखा है टेरिडोफाइट और फिर लिखा है थैलोफाइट। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी टेरिडोफाइट। कह रहा है फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो वो है टेरिडोफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर लिखा है कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है ऐसा कौन सा अम्ल है जो अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो वो होता है आपका HCl। ठीक, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन। फिलहाल में लिखा है नाइट्रिक अम्ल, नहीं होगा। फिर लिखा बोरिक अम्ल, ये भी नहीं होगा। फिर लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बिल्कुल सही है, हिंदी में लिख दिया गया है। और यूरिक अम्ल नहीं होगा। कहने का मतलब हमने यहाँ पर आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख दिया, यानी इसका फार्मूला लिख दिया क्या? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। यह एक ऐसा अम्ल होता है जो अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु हो तो उनको मार देता है या नष्ट कर देता है। ठीक, इसी को यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, उससे कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लिखा है बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत में निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? यानी बैलेनोग्लोसस है प्राणी जगत में निम्नलिखित में कह रहा है किस संघ से संबंधित है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हेमिकार्डेटा, फिर लिखा है एकाइनोडर्मेटा, फिर लिखा है मोलस्का और फिर लिखा है आर्थ्रोपोडा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेमिकार्डेटा। फिर से समझ लीजिए बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में कह रहा है किस संघ से संबंधित है? तो वो हेमिकार्डेटा संघ से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर लिखा हरे एवं कोमल तने वाले पौधे फिर ब्लैंक दिया कहलाते हैं। यानी हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? पहला लिखा है वृक्ष, फिर लिखा है झाड़ियाँ, फिर लिखा है शाक और फिर लिखा है आच्छादन। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, उनको कहा जाता है शाक। क्या कहा जाता है? शाक। यानी हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाक कहते हैं या शाक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर लिखा हुआ दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान से समझिए, दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है N2O का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? N2O का, और इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। पहला लिखा हीलियम, नहीं होगा। फिर लिखा नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और आगे लिखा आर्गन, नहीं होगा। रेडान नहीं। यानी दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में N2O गैस और इसको हिंदी में बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यानी MTS में आपके क्या किया गया है? गैसों का नाम, ठीक, या किसी अम्ल का नाम, जैसे ऊपर एक क्वेश्चन मिला था तो उसमें क्या किया गया? हिंदी में इनके नाम लिखे गए। बाकी आप फार्मूले भी ध्यान दीजिए, उनको भी अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर लिखा जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं कहलाते हैं। ठीक, पहला लिखा किशोरावस्था, बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। फिर क्लोनिंग, नवोदित और परिपक्वता। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। कहने का मतलब कह रहा है जीवन की वह अवधि, यानी कौन सी वो अवस्था होती है जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं? तो वो होती है किशोरावस्था, यानी जो हम लोगों की एज होती है, यानी 16-17 के बाद और 25 के पहले तक। ठीक, इस अवस्था को शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते माना गया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर लिखा हुआ है वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं फिर खालिस्तान कहलाते हैं। पहला लिखा विषमपोषी, फिर लिखा स्वपोषी,
फिर लिखा है मृतजीवी, फिर लिखा है प्रकाशपोषी। ध्यान से समझिए। देखो विषम पोषी पोष है। अब देखो क्लास 10th में आपने ढंग से पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो फिर से समझ लीजिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो पोषण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। यहाँ पर समझिए ध्यान से, जो आपका पोषण है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण। क्लियर? स्वपोषी पोषण वे पोषण होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, और विषम पोषी पोषण वो पोषण होते हैं जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब अगर थोड़ा और डिटेल में जानना चाहें तो विषम पोषी पोषण फिर आपके 3 से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका यही आ जाएगा मृतजीवी, ठीक है ना, मृतजीवी पोषण होते हैं। ऐसे ही करके इनकी 4 वैरायटी, देखो इनको भी समझ लो ध्यान से। जो मृतजीवी पोषण होते हैं ये दूसरे शरीर में अंदर रहकर या शरीर के ऊपर रहकर बिना मारे उससे भोजन ग्रहण करते हैं। बात को समझो। जैसे हमारे बालों में जो जूं हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जूं। अब देखा होगा जूं जिसके बालों में होते हैं तो उसके अंदर रहकर या शरीर पर रहकर बिना उसको मारे उससे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी खून चूसते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा पानी में पाई जाती है जोंक, वो भी पैर में चिपक कर खून चूसती है, यानी जीव को बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करती है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार के विषम जीवी का मतलब होता है या विषम पोषी पोषण का मतलब ही होता है कि दूसरों पर निर्भर रहना। मनुष्य भी साग सब्जियों पर दूसरों पर निर्भर रहता है। कुछ जंगली जानवर ऐसे होते हैं जैसे शेर चीता दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक, ये उनको मार के खाते हैं। तो इस टाइप से कई वैरायटी। फिर जानते हो बायोलॉजी का कोई अंत नहीं है, डिटेल बढ़ती ही चली जाती। तो आप बेसिक समझ लीजिए। पोषण दो प्रकार के, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। विषम पोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं कई वैरायटी हैं, एक मार कर खाने वाले, एक दूसरे के शरीर में रहकर रहने, एक बनाकर खाने वाले जैसे हम लोग मनुष्य। मृतजीवी समझा दिया, विषम पोषी, स्वपोषी। प्रकाश पोषी जो प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं, जो प्रकाश की ऊर्जा से चलते हैं। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बायोलॉजी की क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो इसको कंटिन्यू किया जाए कि कंटिन्यू ना किया जाए, या और क्वेश्चन इसी टाइप से करा जाए। जो भी जैसा भी आपको लगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विषम पोषी, यानी वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते विषम पोषी कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? पहला लिखा है केंद्रक, फिर लिखा है कोशिका झिल्ली। ये तो दोनों होते हैं। रिक्तिका बिल्कुल सही, रिक्तिका नहीं होता है, और कोशिका द्रव ये भी होता है, यानी नहीं वाला पूछा गया। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? तो कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं उसमें केंद्रक भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका द्रव भी होता है, रिक्तिका नहीं होती। तो नहीं वाला पूछा गया, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। लिखा कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है? पहले लिखा है गाल्जी का है, फिर लिखा है गुणसूत्र, फिर लिखा है हरित लवक, फिर लिखा है सूत्रकण का। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, गाल्जी का है। यानी कह रहे कोशिकीय अंग के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना, तो उसको कहते हैं गाल्जी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। लिखा केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? कह रहा है कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? जेली के समान एक पदार्थ मौजूद होता है, उसको क्या कहते हैं? पहला लिखा प्लाज्मा, फिर लिखा कोशिका भित्ति, फिर लिखा कोशिका द्रव, फिर लिखा प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कोशिका द्रव। तो यहाँ तक हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये पार्ट 1 है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या ये सीरीज लगातार इसी तरीके चलती रहे, या ये भी क्लास कैसी लगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपकी लाइक, शेयरिंग और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, अभी कुछ दिनों बाद बायोलॉजी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लास, जितने भी इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स क्लास का मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के एमटीएस में या सीजीएल में या सीएचएसएल में जिसमें भी पूछे गए हैं वो सारे करवाए जाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।